I'll be recording also so that they can watch later. सीसी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से और this question was in the JEE Advanced 2018. I have picked the questions, some of the questions which I find कि JEE Advanced में एग्जामिनर का नेचर मतलब एग्जामिनर्स यूजुअली जिन चीज़ों को फोकस करते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चंस कुछ पिक किए हैं, मैं उन्हीं चीज़ों से बताता हूँ. तो दिस वन क्वेश्चन इज कि इसमें कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री. फिगर नहीं गिवन है बट बिकॉज मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ. 45 डिग्री पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया. बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट 45 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर. ये दे रखा कि ये मैक्सिमम हाइट 120 मीटर तक बॉल पहुंचती है. Then upon hitting the ground for the first time it loses half of its kinetic energy. जब यहाँ पे स्ट्राइक करती तो it loses half of its kinetic energy. ठीक है, it loses half of its kinetic energy. और साथ में ये भी रखा है कि immediately after the bounce the velocity of the ball makes an angle 30 degree with the horizontal. बाउंस करने के बाद द बॉल यहाँ जाती है वापस तो इसका एंगल 30 डिग्री है. दिस गिवन. तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच. इस बार मैक्सिमम हाइट जाएगी आपको. वो मैक्सिमम हाइट एच डैश क्या होगा, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. तो बच्चों आप देखो क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्राइक करने के बाद काइनेटिक एनर्जी पता ही है कि हाफ हो गई है. दैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे ये 120 मीटर हाइट पे गई. अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी v दी थी, इस जगह से वेलोसिटी v दी थी, ठीक है ना, तो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, v cos 45 होगा. यहाँ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी v cos 45. ठीक है ना. तो अगर आपको 120 मीटर हाइट दे रखा है, 45 डिग्री एंगल गिवन है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी भी वैसे भी निकालोगे आप, है ना. मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू व्हाट, h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट 2g. सो दैट मींस u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh अपॉन sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा 1/√2 होगा. सो दैट भी 1/2 आ जाएगा. That means it should be what 4gh. u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4gh. That means कि जो काइनेटिक एनर्जी थी स्टार्टिंग में थ्रो करने के टाइम पे, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी it was half mu square. So half m u square की वैल्यू आपने डाली दिस 4gh. So that is what it is 2mgh is the kinetic energy. इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है that is what it is 2mgh. This is the kinetic energy. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2mgh है, ठीक है ना. तो ये वापस जब जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k डैश दैट विल इक्वल टू mgh. आपको इसमें mgh और h की वैल्यू आपको पता ही है 120 मीटर है. अब आप देखो कि अगर इसकी स्पीड v है तो दैट मींस कि mgh इज इक्वल टू व्हाट हाफ m v स्क्वायर. m से m कैंसिल हो गया और आपको वेलोसिटी v आ गई. अब इस वेलोसिटी v से आपको इसकी वेलोसिटी v पता लग गई और एंगल 30 डिग्री भी पता है. अब जो मैक्सिमम हाइट h डैश होगा दैट विल इक्वल व्हाट, इट विल बी v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. तो v स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से सीधे डाल दोगे दैट इज व्हाट 2gh. दिस वैल्यू इज व्हाट, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उसकी हाफ हो गई है ना. सो दैट बिकम्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स k डैश. काइनेटिक एनर्जी पहले थी हाफ mv स्क्वायर और v स्क्वायर के लिए 4gh थी, इट वाज 2mgh. बाद में उसकी भी हाफ हो गई mgh. सो इससे आपको v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh. सो दिस व्हाट 2gh अपॉन 2g और sin थीटा विल बिकम व्हाट 1/2. स्क्वायर क्या रहेगा 1/4. सो 1/4
दैट मीन्स की h डैश की वैल्यू आ गई 2g से 2g कैंसिल h/4, सो दैट बी व्हाट इट विल बी 30 मीटर्स। तो बच्चों इसमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है, आपको एक कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना कि आप कैलकुलेशन में g की वैल्यू डालते, h की वैल्यू डालते, आप कैलकुलेट करने लग जाते हैं। और ऐसा नेचर जेईई एडवांस के काफी क्वेश्चंस में होता है, तो आपको कि जहां पे भी कैलकुलेशन बच सकता, कोई चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं कैलकुलेशन में, मतलब बाद में कट हो रहेंगी, तो आप उन चीजों को क्या करोगे, छोड़ के जाओगे। दिस क्लियर ना? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काइनेमेटिक्स का ही एक क्वेश्चन है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये भी काइनेमेटिक्स का है। तो काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में है बच्चों की, क्वेश्चन इज की रॉकेट इज मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये 2014 में जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है ना, 2014 में। तो इसमें एक रॉकेट है और रॉकेट की लेंथ है 4 मीटर, और रॉकेट की लेंथ 4 मीटर और रॉकेट ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस ओर जा रहा है। एक बॉल इस ओर थ्रो की गई रॉकेट के रिलेटिव 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक बॉल इस ओर की गई रॉकेट के रिलेटिव 0.2 मीटर पर सेकंड से। दोनों वेलोसिटीज रॉकेट के रिलेटिव है, ठीक है ना। तो ये रॉकेट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इन बॉल ए इज थ्रोन, दिस इज द बॉल ए, ये ए बॉल, दिस इज द बॉल बी। बॉल ए इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द चेंबर in positive x direction with a speed 0.3 meter per second related to the rocket. At the same time, another ball is thrown in the negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from right and related to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other. तो आप बताना कि in what time, in what time the balls will hit each other. पर जो इसमें देखो मिस्टेक क्या होती है, मतलब अदरवाइज आपको लग रहा होगा इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सब कुछ रॉकेट के रिलेटिव है, तो आप रॉकेट के रिलेटिव आपने याली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और याली डायरेक्शन नेगेटिव ले ली। तो बॉल ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव, ठीक, आपने सब कुछ आप रॉकेट के फ्रेम में ही कर रहे हो, मतलब ये वेलोसिटी भी रॉकेट के रिलेटिव थी, ये वेलोसिटी भी रॉकेट के रिलेटिव, तो अब आपने ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव इन द फ्रेम ऑफ रॉकेट, तो आप बोलोगे दैट विल बिकम 0.3 माइनस ऑफ 0.2, दैट विल बिकम 0.5, ठीक है ना। और इसका भी एक्सप्रेशन इस ओर है, रॉकेट के रिलेटिव, इसका भी एक्सप्रेशन, मतलब स्यूडो फोर्स से जो इसके रॉकेट के रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का इस ओर होगा, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा, रॉकेट के रिलेटिव 0 आ रहेगा, तो ए रिलेटिव जो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0, दोनों का एक्सप्रेशन 0 आ गया। अब एस ए बी जब मिलेंगे तो क्या रहेगा 4 मीटर, तो आपको लग रहा बिल्कुल इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, इससे आपका सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन इससे क्यों नहीं आएगा, आप ये देखो, रॉकेट के रिलेटिव ये वेलोसिटी है और रॉकेट के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि जब आप इसका एबीडी बनाते हो तो इसमें स्यूडो फोर्स रॉकेट रिलेटिव एम ए पीछे लगा, एम ए पीछे लगा, जब इसमें एम ए पीछे लगा तो अब आप देखोगे कि एम ए पीछे लगने का मतलब इसका एम ए अपॉन एम रॉकेट के रिलेटिव एक सेकंड पीछे आएगा। अब जब रॉकेट के रिलेटिव एक सेकंड पीछे आएगा तो लेट मी कैलकुलेट की रॉकेट के रिलेटिव ये बॉडी कितने डिस्टेंस जाकर के, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की ओर काफी ज्यादा है और इसकी स्पीड इस ओर है, तो रॉकेट के रिलेटिव जो भी डिस्टेंस मूव करेगी बॉल, तो बॉल रुकेगी। लेट्स सी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, रॉकेट के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी 0 कब आती है, 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर 0.3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू s, तो इससे s की वैल्यू आ रहेगी 4s इज इक्वल टू 0.09, सो s इक्वल्स टू 0.09 अपॉन 4, ये मीटर्स में है,
तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज x इक्वल्स टू 25 इंटू 0.09। तो 25 इंटू 0.09 आ जाएगा कि यह रहेगा आपका 0.225, है ना, 0.225 सेंटीमीटर्स। 0.225 सेंटीमीटर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब रॉकेट के रिलेटिव, मतलब पूरा रिलेटिव मोशन में प्रॉब्लम्स आपकी तब सॉल्व होती हैं जबकि वो रिलेटिव मोशन दोनों चीजों का लगातार कंटिन्यू हो। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पहली बार नहीं पूछा गया, एक दो बार जेई मेन में भी यूज किया गया, और जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आप रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करते हो, एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो करा, एक बॉल को आपने कुछ देर के बाद नीचे की ओर ड्रॉप कराया। अब हुआ क्या कि सब कुछ रिलेटिव मोशन से होगा, लेकिन जब ये बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक कर गई, इसके बाद इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, और ये बॉल लगातार उस एक्सेलरेशन से चलती रहेगी। जबकि आपने जब इनिशियली रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला तो इसका भी जी नीचे था, इसका भी जी नीचे था, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपने जीरो ले लिया। लेकिन जिस मोमेंट पे ये बॉल रुक जाएगी ग्राउंड पे जाकर के, इसका एक्सेलरेशन खत्म और इसका अभी भी जी है, तो बाद वाली जर्नी में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको ये वेरीफाई करना पड़ा करेगा ऐसे क्वेश्चंस में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी जर्नी में तो एक बॉल का कुछ एक्सेलरेशन है और बाद में वो रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं रह गया। यहाँ पे यही हुआ कि जब ये इतने डिस्टेंस जाकर के रुक गई, तो फिर दैट मींस कि रिमेनिंग डिस्टेंस बॉक्स के रिलेटिव इस वाली बॉल को ही ट्रेवल करना होगा। अब ये डिस्टेंस क्योंकि बहुत छोटा है, इट इज 0.225 सेंटीमीटर, इट्स वेरी स्मॉल, तो दैट मींस कि बॉक्स के रिलेटिव ऑलमोस्ट पूरी की पूरी डिस्टेंस इसी को ट्रेवल करनी होगी। तो हमने इस वाली बॉल के लिए यारी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और यारी डायरेक्शन नेगेटिव ले ली। सब कुछ बॉक्स के रिलेटिव करेंगे इस वाली बॉल के लिए। फिर आप इस वाली बॉल के लिए सब कुछ बॉक्स के रिलेटिव लेते हो तो आपका एस ऑलमोस्ट 4 मीटर आ जाएगा, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। इस ओर की इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0.2 है इंटू टी प्लस हाफ ए, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन इसी ओर है, हाफ ए मींस 2, क्योंकि इसके रिलेटिव बॉक्स के रिलेटिव इसका एक्सप्रेशन पीछे की ओर होगा, क्योंकि ये ग्राउंड क्रेडिट 2 से आगे जा रहा और इसे कांस्टेंट स्पीड से थ्रो किया गया, इनटू टी स्क्वायर। इससे आप टी की वैल्यू सॉल्व करोगे, जो टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट विल बी द आंसर। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? सो मे बी कि एट ए मोमेंट इट अपीयर टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें पॉइंट क्या था, ये देखना था क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बॉक्स के रिलेटिव, जिस ओर इसकी बॉक्स के रिलेटिव वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है, तो ये बॉल जो है क्या होगी, रुकेगी, और तो मोस्ट ऑफ द जर्नी किसे ट्रेवल करनी पड़ेगी, दूसरी वाली बॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स डायनामिक्स से ही है, तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में है कि ये एक बॉक्स है और बॉक्स में इसका जो एंगल, दिस एंगल इज यहाँ पे थीटा, एंगल थीटा है, ये फिक्स्ड है, मतलब दिस कैन नॉट मूव, बॉक्स कैन मूव, देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है। यहां से एक अल्फा एंगल से एक बॉल को थ्रो किया गया, मतलब बॉक्स के सरफेस से अल्फा एंगल पे यू स्पीड से इसे थ्रो किया गया, और ये बॉक्स नीचे की ओर स्लाइड कर रहा होगा। ये बॉक्स क्योंकि स्मूथ सरफेस है, आई रीड द क्वेश्चन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, आई टेल यू दैट आल्सो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखोगे इसमें है कि a large heavy box is sliding without friction down a smooth inclined plane, मतलब this is frictionless, ये जो this frictionless, inclined plane of inclination theta, from a point P on the bottom of the box a particle is projected inside the box, the speed u related to the box, the u speed है, it is u is relative to the box, ये box के relative है to the box with the speed u related to the box at an angle alpha. First is find the distance along the bottom of the box between the point of projection P and point Q where the particle lands. The particle does not hit any other surface of the box, neglect air resistance. जहां से जिसे प्रोजेक्ट किया गया दैट वाज P, जहां पे हिट करता दैट इज Q, तो आपको PQ कैलकुलेट करना है। आपको बच्चों PQ
कैलकुलेट करना है। आप समझ गए मेरी बात? तो जब आपको पी क्यू कैलकुलेट करना बॉक्स के रिलेटिव, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि बॉक्स के रिलेटिव ही पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं सब कुछ बॉक्स के रिलेटिव कैलकुलेट कर लूंगा। ये स्पीड यू बॉक्स के रिलेटिव थी। दिस नाउ लेट्स से कि मैं इसमें दो डायरेक्शंस लेता हूं, एक इसके लॉन्ग, इसे x मान लिया और इसे y मान लिया, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो g नीचे की ओर होगा, तो g का कंपोनेंट इस ओर आ जाएगा, g का जो कंपोनेंट होगा इस ओर आ जाएगा g cos थीटा और इस ओर आ जाएगा g sin थीटा। इसमें देखो बच्चों, आप अल्फा से कंक्लूड नहीं करेंगे, अल्फा तो u का एंगल था, g यहाँ है पार्टिकल का, तो जैसे ही पार्टिकल इस सरफेस से फ्री होगा और ऊपर आएगा तो g cos थीटा एंड g sin थीटा, और बॉक्स भी g एक्सप्रेशन से नीचे जा रहा होगा, बॉक्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी g sin थीटा। बॉक्स का इंक्लाइन के रिलेटिव जो एक्सप्रेशन नीचे की ओर होगा g sin थीटा। अब आप इस डायरेक्शन में देखो कि बॉक्स का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स y के अराउंड कितना है, 0 है। बॉक्स इस ओर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में इस ओर पॉजिटिव और इस ओर नेगेटिव y ले लूं तो ये वापस से हिट कर जाएगा। सब कुछ मैं बॉक्स के रिलेटिव ले रहा हूं, तो बॉक्स के रिलेटिव इसकी स्पीड इस ओर u cos अल्फा और इस ओर u sin अल्फा, तो बॉक्स रिलेटिव y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 जब ये हिट करेगा। तो ऐसे को से ut प्लस हाफ at स्क्वायर रिलेटिव टू बॉक्स इन y डायरेक्शन, तो ये 0 u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा आएगा, दिस विल बी व्हाट, g cos थीटा। क्योंकि बॉक्स का एक्सेलरेशन इस ओर कुछ नहीं है, पार्टिकल का इस ओर g cos थीटा है, तो पार्टिकल का बॉक्स से रिलेटिव क्या आ जाएगा, g cos थीटा माइनस 0, सो दैट इज व्हाट g cos थीटा इनटू व्हाट, t स्क्वायर। एक t से t कट होगा और t की वैल्यू आ गई 2u sin अल्फा अपॉन g cos ऑफ थीटा। अब आपने यही इक्वेशन अप्लाई किया, ऐसे को से ut प्लस हाफ इट स्क्वायर किस डायरेक्शन के लिए, पार्टिकल के लिए, ये फिर से अप्लाई किया आपने s ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स फॉर द x डायरेक्शन। जब आप x डायरेक्शन के अप्लाई करोगे, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी बॉक्स के रिलेटिव दे रखी है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि उस मूवमेंट पे बॉक्स की वेलोसिटी नीचे की ओर कितनी है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव दी गई होती तो फिर आप बॉक्स की वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है मैटर करती, अभी मैटर नहीं करती, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी सीधे बॉक्स के रिलेटिव दे रखी है और आप इक्वेशन बॉक्स के रिलेटिव बना रहे हो, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा भी बॉक्स के रिलेटिव है, तो बॉक्स के रिलेटिव तो आ जाएगा u cos ऑफ अल्फा इनटू t की वाली वैल्यू, दैट इज व्हाट 2u sin अल्फा अपॉन g cos अल्फा, ये u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा था, ये g cos थीटा, आई एम सॉरी, u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा का होल, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ए देखो कि ग्राउंड के रिलेटिव पार्टिकल का भी इस ओर जी साइन थीटा है, ग्राउंड रिलेटिव बॉक्स का भी नीचे की ओर कितना है, जी साइन थीटा है। जब दोनों का ही ग्राउंड रिलेटिव जी साइन थीटा इस ओर है, तो रिलेटिव एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 0। तो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म क्या रहेगा, हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, वो टर्म खत्म हो गया। तो आपको यही टर्म निकालना था, तो दैट बिकम्स इक्वल व्हाट, इट बिकम्स u स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा, 2 sin alpha into cos alpha upon what, g cos theta, so this becomes the answer। ठीक है ना, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था, बट दैट वाज ए गुड क्वेश्चन, इट वाज इन 1998 जेई में था, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट था, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0। ध्यान दोगे क्या बोला गया, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0, find the speed of the box with respect to the ground at the moment when particle was projected। इन्होंने बोला कि अगर पार्टिकल का जब तक कि इसे हिट करता है ग्राउंड के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ग्राउंड के रिलेटिव पार्टिकल का
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है ना। जब कब तक, जब तक कोई से हिट करता बॉक्स को दोबारा से। तो जिस मोमेंट पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, उस मोमेंट पे बॉक्स की स्पीड नीचे की ओर जो थी, वी ऑफ द बॉक्स, वो कितना था, ये आपसे पूछा गया। वी ऑफ द बॉक्स कितना होगा, ये पूछा गया है। सो लुक एट दिस, मैं अब यहाँ पे ग्राउंड के रिलेटिव सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या निकाला यहाँ पे, आप देखोगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग करते ये हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉक्स के रिलेटिव, क्योंकि यू बॉक्स के रिलेटिव है। तो ये आएगा, ये हुआ आपका यू ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल वाली आ गई, यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। कितना आ गया, यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ गया। दिस इज क्लियर, राइट। ये हुआ पार्टिकल का बॉक्स के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब बॉक्स की स्पीड अगर इस ओर v डैश है, v ऑफ द बॉक्स इज vb, तो vb का कंपोनेंट जो इस ओर आएगा दैट विल बी दिस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। इस ओर आएगा vb cos ऑफ थीटा, इस ओर आएगा vb cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब आप देखोगे पार्टिकल की अगर ग्राउंड के रिलेटिव स्पीड u, पार्टिकल की ग्राउंड रिलेटिव स्पीड है v पार्टिकल vpg, ये ग्राउंड के रिलेटिव। तो ग्राउंड के रिलेटिव पार्टिकल की स्पीड अगर इस ओर है तो vpbg माइनस व्हाट, माइनस ऑफ स्पीड ऑफ द बॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात मैं कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर इतनी है तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी दैट विल बी व्हाट, यूपीजी माइनस व्हाट, माइनस ऑफ वीबी कॉस थीटा, माइनस वीबी कॉस थीटा। याद रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड पार्टिकल की बॉक्स के रिलेटिव विच वी नो, हमें पता कितनी है। द स्पीड इज व्हाट, इट इज u cos of alpha plus theta. This is what u cos of alpha plus theta. आप समझ गए इसे बच्चों, दिस इज क्लियर ना। पार्टिकल की सर हमने एक बार लिया स्टार्टिंग से कि बता हॉरिजॉन्टल दीजिए। डायरेक्शन में स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव इस ओर है और वो u पार्टिकल के ग्राउंड के रिलेटिव इतनी है। तो जब आप उसमें बॉक्स की ग्राउंड रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी हुई से सबट्रैक्ट करोगे, और मैं इस ओर पॉजिटिव और उस ओर नेगेटिव ले रहा हूं, तो बॉक्स की नेगेटिव हुई माइनस वीबी कॉस थीटा, दैट इज व्हाट पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव, दैट इज व्हाट यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। तो पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव जो आ जाएगी, पार्टिकल की ग्राउंड रिलेटिव दैट विल बी ये माइनस माइनस प्लस, तो उस ओर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, दैट विल बी यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस ऑफ वीबी कॉस ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स कुड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव आ गई। अगर पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव किस डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, और क्योंकि पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा पार्टिकल का। यही तो क्वेश्चन था कि अगर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के रिलेटिव कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि वो बॉक्स के बॉटम को हिट करता है, तो फिर बॉक्स की उस मूवमेंट की स्पीड क्या होनी चाहिए जो हमने वी भी ली है। तो आप इसे 0 कर दोगे। जब आप इसे 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कि u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू vb cos ऑफ थीटा, दैट मींस कि vb इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगेन आई विल एम्फेसाइज दैट कि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको एक एक चीज, जैसे यहाँ पे खास तौर से मतलब जो इसके पहले भी मैंने जेरोन्स के एग्जांपल दिए थे, अभी बता रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस में आपने एक ही स्पेशली देखी कि हमें इस चीज का बड़ा परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि हम किस इक्वेशन को किसके रिलेटिव बना रहे हैं, हमें किसके रिलेटिव बनाना चाहिए, और फिर आप पैरामीटर्स को उस फ्रेम में उसके रिलेटिव कैलकुलेट करते हो, इक्वेशन अप्लाई करते हो। तो क्वेश्चंस को जब आप एक बार रीड करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे, अपने आप से सोचोगे और अपने आप से सॉल्यूशन फिर एक बार फिर कुछ दिनों के बाद अपने आप से सॉल्यूशन निकालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट वाज नॉट ए बिग डील। द ओनली थिंग इज दैट कि
बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व करना और करेक्ट करना, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें ओवरऑल आती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द मेकिंग द एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर इन द कॉन्क्रीट फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो उसमें मिस्टेक हो रहा है, तो वो मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं लेता हूं, इट इज फ्रॉम द, ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ से है स्टूडेंट्स। सो आई टेक दिस क्वेश्चन और जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये जो क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ। ये क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से है, मैंने उसे फिगर उल्टा बना लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एंगल इज थीटा, और हम यहाँ पे एक ब्लॉक है सर्टेन मास का, उसके ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स इस ओर अप्लाई कर रहे हैं, 1 न्यूटन, दिस एंगल इज थीटा, और क्वेश्चन में देखा स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, ब्लॉक का मास m इज 0.1 kg, lies on a fixed inclined plane PQ, this is fixed, ठीक है ये fixed है, which makes an angle theta with the horizontal, a horizontal force of 1 Newton acts on the block through its center of mass is shown in the figure, the block remains stationary, take G equals to 10 meter per second square, जो थीटा है 45 डिग्री है, थीटा नहीं, थीटा इज नॉट 45 डिग्री, थीटा के बारे में आपको ऑप्शंस हैं, G equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो है कि आपसे ये बोला गया कि जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन देखोगे, दे रखा आपके द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी इफ द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी इफ, ऑप्शन में है इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना। बोला गया थीटा अगर 45 डिग्री है तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, दूसरा ऑप्शन है थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, लेट्स सी। तीसरा ऑप्शन फिर है थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, थीटा इज लेस देन 45 डिग्री एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें करके, नीचे की ओर लगा mg, mg की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.1 into 10, so that is what 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन का इस ओर कंपोनेंट आ गया 1 cos 1 sin 30, 1 sin 30 मींस 1 by root 2, है ना, और इस ओर कंपोनेंट आ गया कितना 1 cos 30, that is 1 by root 2, क्योंकि 1 न्यूटन ये हुआ तो 1 by root 2 और 1 by root 2, और 1 न्यूटन का इस ओर कंपोनेंट आ जाएगा 1 by root 2, this is what 1 by root 2, राइट। तो 1 by root 2 ऊपर की ओर हुआ और 1 by root 2 नीचे की ओर हुआ। अगर थीटा एग्जैक्टली 45 डिग्री है, मैंने अगर 45 डिग्री लिया, मैं तब बता रहा हूं आपको, और एग्जैक्टली 45 डिग्री होता तो 45 डिग्री होने में क्या होता, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया, ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इजी है और सब कुछ क्या होगा ऑप्शंस के अंदर ही होगा, कि ऑप्शन में थीटा ये है, ऑप्शन में मतलब वो इंफॉर्मेशन ऑप्शंस में होगी और उसके थ्रू करना होगा। तो जैसे मैंने सॉल्व करने स्टार्ट किया, मेरे कंपोनेंट्स लिए, तो मैंने पहले यहाँ पे कि 1g 0.1 इंटू जी वॉज वॉट, वेट वॉज 1 न्यूटन, मैंने 1 साइन थीटा नहीं लिया, मैं उसके बाद कंक्लूड करूंगा। पहला ऑप्शन है अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो 1/√2 नीचे और 1/√2 ऊपर, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। दैट मींस कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो हमें क्या होगा कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मींस कि ऑप्शन ए इज करेक्ट,
ये ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा, जैसा कि इन्होंने बोला ऑप्शन ए इज करेक्ट, थीटा इज 45 डिग्री, और उसमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। अब आप देखो, अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा होता, अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा होता तो इस ओर का कंपोनेंट कॉस थीटा होता, और वन कॉस थीटा, वन कॉस थीटा, थीटा 45 डिग्री से बड़ा होता तो जैसे से थीटा बड़ा होता कॉस कंपोनेंट क्या होता, छोटा होता, यानी कि ऊपर का फोर्स छोटा होगा और यहाँ पे नीचे आएगा कितना, वन साइन थीटा, और साइन थीटा 45 डिग्री होने से बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ा होता रहेगा। यानी कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो आपको पता लगा नीचे का वेट का कंपोनेंट बड़ा हो गया और ऊपर वाला फोर्स छोटा हो गया, तो ये ब्लॉक नीचे चलना स्टार्ट कर देता अगर फ्रिक्शन ना होता। तो दैट मींस कि फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर। तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट आ गया कि थीटा 45 डिग्री से अगर बड़ा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा टुवर्ड्स क्यू। ये ऑप्शन है ऑप्शन सी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 degree, then a frictional force acts on the block towards key. So option C is also correct. अब अगर थीटा 45 डिग्री से छोटा होता, ठीक, अगर थीटा 45 डिग्री से, इसमें एक ऑप्शन बी है, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री and a frictional force acts on the block towards P is wrong. Theta is greater than 45 degree and a frictional force acts on the block towards Q. This is right. If theta is less than 45 degree and a frictional force acts on the block towards Q, तो थीटा लेस देन 45 डिग्री वाला गलत हो गया, क्योंकि थीटा 45 से कम होता तो जो वेट का कंपोनेंट mg1 है और इस ओर का कंपोनेंट क्या होता, छोटा होता, और ये 1 न्यूटन का कंपोनेंट इस ओर क्या होता, बड़ा होता, क्योंकि यहाँ पे कॉस कंपोनेंट है। तो जब थीटा 45 डिग्री से छोटा होगा तो कॉस कंपोनेंट क्या होगा, बड़ा होगा, और ये साइन कंपोनेंट क्या होगा, वो छोटा होगा। तो नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा, तो ब्लॉक अगर स्टेशनरी है तो दैट मींस कि फ्रिक्शनल फोर्स को पी की ओर लगना चाहिए था। तो जब थीटा 45 डिग्री से छोटा है तो उन्होंने रखा कि एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, सो दिस रॉन्ग। तो दैट मींस कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। Why I selected this question, I'm telling you that कि एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग आप में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, खासतौर से जब आप जेईई एडवांस का पेपर दोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्वेश्चन माइट बी वेरी टफ, क्वेश्चन माइट बी वेरी टफ। जेईई एडवांस का है तो जनरली सबसे पहले तो है कि जब भी आप पेपर में जाओगे बी इन द कंफर्टेबल स्टेट, आप एक बिल्कुल कंफर्टेबल स्टेट में होगे कि यू नो द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स कोई भी आपके सिलेबस के बियॉन्ड नहीं है, वही है जो बार बार आपने किए हैं, उन्हीं चीजों को आपको ठीक से कैच करना, बिल्कुल छोटे से छोटे पॉइंट को कैच करना और करेक्टली अप्लाई करना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खास तौर से हो जाता है कि आपका कोई भी ऑब्जर्वेशन कैसा भी छूट ना जाए। देन सी नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रहा हूं इट इज कि वो ये है कि यहाँ पे ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। इसमें आप देखो देयर इज अ फिगर, दिस इज M1, दिस M2, ये यहाँ पे ऐसे आया, एक पुली है, या टेस्ट डे यहाँ पे, और आपको दे रखा है कि M1, M2 and M are 25 and 50 kg. M1 is 20 kg, M2 is 5 kg and M is 50 kg. ठीक, और आपको लेना है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.3 है, एंड बिटवीन M2 एंड ग्राउंड, इसके बीच में भी म्यू 0.3 है, ये गिवन है। The pulleys and the strings are masters. The string is perfectly horizontal between P1 and M1, between P1 and M1. P1 ये है और ये P2 है, तो P1 और M1 के बीच में परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, एंड ऑल्सो बिटवीन P2 एंड M2, P2 और M2 के बीच में भी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। An external horizontal force F is applied to the mass M. Take G equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेगी है। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया।
तो इन्होंने बोला ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m एंड क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस। तो अब जो जेई का नेचर है उसमें आपसे ऑब्वियसली वो एबीडी ड्रॉ करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, बट एबीडी ड्रॉ करना उनके दूसरे पार्ट में काम आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन इनका है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड mb f1। इसके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड f1 है और इसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड f2 है। और इनका कहना है कि जब आप फोर्स F यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इट इज गिवन दैट कि F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2, F1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2, F1 ट्वाइस ऑफ F2 के इक्वल है। तो अब आपको निकालना ये है कि फाइंड F1 एंड F2, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द मासेस, मतलब इनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन सबके लिखने हैं। एंड ऑल्सो आपको निकालना फाइंड द टेंशन इन द strings and acceleration of the masses, tensions in the string and accelerations of the masses। मतलब आपको P भी निकालना है, F1 and F2 भी निकालना है, हर एक ब्लॉक के एक्सेलरेशंस एज भी निकालने हैं। अब आप देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसा कि जनरली फ्रिक्शन वाले फोर्सेस में होता है, हम इसका सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, m1g। तो m1g की वैल्यू आ गई कितनी, m1 इज 20 kg, तो 200, तो म्यू m1g की वैल्यू आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन 200 इंटू 0.3, सो दैट इज व्हाट 60 न्यूटन। ऐसे हमने निकाला म्यू m2g, तो म्यू m2g की वैल्यू आ गई दिस 0.3 इंटू 50, इसका मास 50 है 5 kg, सो दैट इज व्हाट 50 न्यूटन। अब बच्चों आप ये देखोगे कि F1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F2, मतलब अगर इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लगता, ये ग्राउंड क्लेटी मूव भी करता और इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता, तो कितना लगता 30 न्यूटन, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका 2 गुना है, यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता 30 न्यूटन, और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 60 न्यूटन। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि याला ब्लॉक इसके रिलेटिव रेस्ट पे होगा। याला ब्लॉक इसके रिलेटिव रेस्ट पे हो रहा होता, आप समझ गए ना, क्योंकि अगर आप उल्टा लेते, याला ब्लॉक रेस्ट पे है और याला इसके रिलेटिव चल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। याला ब्लॉक रेस्ट पे है, आप इसे आगे पुल कर रहे हो, तो याला इसके रिलेटिव चल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो दैट मींस कि याला ब्लॉक इसके रिलेटिव रेस्ट पे होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा और ये चल भी रहा होगा तो भी 50 न्यूटन, और इसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 न्यूटन है। इसलिए दैट मींस व्हाट कि ये जो ब्लॉक है ये इसके रिलेटिव नहीं चल रहा होगा, ये रेस्ट पे होगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। अब आप देखो कि जब इसे हम आगे पुल करेंगे, इस वाले ब्लॉक को हम आगे पुल करेंगे, दिस क्लियर ना, तो होगा क्या कि जब मैं इस वाले बॉक्स के लिए लेता हूं, इस वाले बॉक्स पे याला फोर्स आगे है, स्ट्रिंग का फोर्स टी पीछे है, यहां से इसके ऊपर टी पीछे, तो टी और टी तो जीरो हो गए। इसका मतलब कि जब इस पे फोर्स आगे लगाया जाएगा तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, इसके ऊपर टी पीछे है और इसके एक्सेलरेशन के ड्यू टू इसमें जो स्यूडो फोर्स होगा वो भी पीछे होगा, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी